7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। आज हमारे साथ है सिमरनजीत कौर जो कि है सचिव जिला सेवा प्राधिकरण हरिद्वार की। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 7 के प्लेटफॉर्म पर। अच्छा मैम, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की है, पहले तो उसका उद्देश्य आप बताएंगे। देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है उसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। एक उद्देश्य ये है कि हमारा जो मल्टीपर्पज़ कैंप है वो आगामी 25 अगस्त को किसान इंटर कॉलेज मुंडाना नारसन ब्लॉक में किया जा रहा है, क्योंकि नारसन एक टूरिस्ट क्षेत्र है हमारे हेडक्वार्टर से, मुख्यालय से। तो वहाँ की आवाम के लिए, वहाँ के लोगों के लिए हम समस्त यहाँ के विभागों को, चाहे वो हमारा जिला प्रशासन हो या हमारा विधि विभाग हो, हम समस्त लोग वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर स्टॉल्स के माध्यम से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने स्टॉल्स लगाएंगे, लोगों को जानकारियाँ दी जाएंगी। तो एक तो ये था, एक स्वास्थ्य शिविर भी होगा वहाँ पे जो कि एकदम निःशुल्क होगा। तो जितनी भी जानकारियाँ दी जाएंगी वो एक निःशुल्क होती हैं। साथ ही साथ हम सिर्फ एक आयोजनकर्ता की भूमिका निभाते हैं, जिसमें हम ये चाहते हैं कि लोगों का जो समन्वय है समस्त विभागों से डायरेक्ट हो सके। कई बार कुछ ऐसे लोग जो दूर क्षेत्रों में रहते हैं वो मुख्यालय नहीं पहुँचते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों तक हम पहुँचते हैं। तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि कुआं पैसे के पास चल रहा है। अच्छा मैम, आपने बहुउद्देशीय शिविर की एक बात करी, तो इसका जो लाभ है वो आम जन को किस तरीके से मिलेगा? देखिए, मैंने इससे पूर्व भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के पद पर जनपद चमोली में कार्य किया है। मैं अभी यहाँ विगत 2-3 महीनों से यहाँ पर मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। तो मैंने ये देखा है कि वहाँ के कई लोग ऐसे थे बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में जो लोगों को बहुत बेसिक जानकारियों का भी नहीं पता था। तो ऐसे में जब ऐसे सभी विभाग वहाँ पहुँचते हैं, मतलब लोगों को ये नहीं पता था कि हमारे मुख्यालय में, मतलब हमारे जिला प्रशासन के तहत 51 विभाग आते हैं, जैसा मैंने जनपद चमोली में देखा। तो ऐसे ही हरिद्वार जनपद में तमाम ऐसे विभाग हैं जो लोगों की सेवा हेतु यहाँ पर बने हुए हैं। अब जब वो वहाँ जाएंगे और लोगों को बताते हैं कि ऐसी ऐसी स्पॉन्सरशिप योजना है, इसमें अहम भूमिका रहती है हमारे समाज कल्याण विभाग की। तो समाज कल्याण विभाग क्योंकि लोगों को बहुत तरीके से लाभान्वित करता है, ऐसे में जब वो वहाँ पहुँचता है तो लोगों के बहुत सारे आवेदन या जो कई पेंडिंग आवेदन होते हैं उनका निस्तारण वहाँ होता है। मैम, अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया आम जन को किस तरीके से इसका लाभ मिलने वाला है, तो मतलब लोगों से किस तरीके से आप संवाद करने वाले हैं, मतलब उन्हें कैसे आप जागरूक करेंगे शिविर के बारे में? देखिए, जब कोई भी जो शिविर है उसकी जो सक्सेस है वो तब निर्धारित होती है कि वहाँ पर आवाम कितनी है। जब लोग वहाँ आते हैं, मेरा मानना है कि उनके पास अगर एक भी समस्या ना हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएँ होती हैं कि अगर ये ऐसा विभाग है तो ये कर क्या रहा है। हमें विभागों से एटलीस्ट इंट्रोडक्शन मिलता है, एक तरीके का परिचय मिलता है। आज मेरे पास कोई समस्या नहीं है, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या है किसी को नहीं मालूम। तो कल अगर भगवान न करे किसी के साथ कोई ऐसी समस्या आ जाए या कोई ऐसी ज़रूरत हो कि उसे स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ चाहिए, उसे कोई बच्चा ऐसा है जो अनाथ है या एकल माता पिता के साथ है, तो ऐसे में वो क्या कर सकता है। तब ये जो शिविर होते हैं या ये जो परिचय विभागों का उन लोगों के साथ होता है, तो उन्हें याद रहता है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में रहता है कि हाँ, तब मैंने एक शिविर में प्रतिभाग किया था तो वहाँ पर वो विभाग था जिसने मुझे वात्सल्य योजना के बारे में बताया था या स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में बताया था, या ये भी बताया था कि आयुष्मान कार्ड बनते हैं। तो ऐसी जानकारियाँ बार बार देना लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि जब हम स्कूल में होते हैं तो रिवाइज करते हैं, वो रिविजन रहता है तो वो हमारे को याद रहता है। तो ये मल्टीपर्पज़ कैंप भी एक, जिसे कहते हैं ना, मोटो यही लेकर जाते हैं कि हम एटलीस्ट लोगों को अपना परिचय दें, लोगों को बताएं कि हम यहाँ बैठे हैं और आपकी अगर हमसे संबंधित कोई समस्या है। अगर मैं बात करूँ हमारे विभाग की, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है जिला स्तर पर। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे हमारा विधिक सेवा जो प्राधिकरण अधिनियम है 1987, इसके तहत धारा 12 में वो लोग बताए गए हैं कि कौन इसमें अधिकारी होंगे निःशुल्क विधिक सेवा के, जिसमें सर्वप्रथम महिलाएं आती हैं, बच्चे बुजुर्ग आते हैं, हमारे SC/ST वर्ग के लोग आते हैं, ट्रांसजेंडर्स आते हैं, या हमारे भूतपूर्व सैनिक आते हैं, हमारे विचाराधीन बंदी आते हैं, या वो लोग जिनकी सालाना है, मतलब सामान्य लोगों में वो लोग जिनकी सालाना है 3 लाख या उससे कम है, ये सभी लोग निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। तो यानी अगर उनको कोई आवेदन करना है, सपोज एक चेक बाउंस का केस है, महिला है, उसे नहीं पता मैं क्या करूं, मेरा तो चेक बाउंस हो गया, अब मैं कैसे इस चीज़ में कार्रवाई कर सकती हूँ, क्योंकि कार्रवाई कानूनी होनी है। तो ऐसे में अगर वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करेंगे, या जो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, हमारे रिमोट एरियाज में PLEs होते हैं, उनके माध्यम से वो अपना आवेदन करेंगे, तो फिर वो हम उनको यहाँ पर निःशुल्क अधिवक्ता रखते हैं।
तो हमारे पैनल पे बहुत सारे अधिवक्तागण हैं जो उनके लिए निःशुल्क कार्रवाई करेंगे और उनको जो सरकारी खर्चा है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का है। तो ये जानकारी है जिसे हम अपने विभाग से उनको बताएंगे, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। मैं विभागों की आपने बात की, कौन कौन से मुख्य विभाग रहने वाले हैं? इसमें क्योंकि हमारा जो माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य होते हैं, तो वो पदेन सदस्य हैं। हमारे एसएसपी महोदय भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य हैं। हमारे सीएमओ साहब हैं। ये सभी जनपद के जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं, जो देखते हैं, इनके अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, इनको डायरेक्शंस मिलते हैं कि ये वहाँ पहुँचेंगे। तो हमारा राजस्व विभाग, हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारा शिक्षा विभाग, हमारा कृषि विभाग या हमारे जो लघु उद्योगों से संबंधित विभाग हैं, हमारे परियोजना निदेशक महोदय, इनके जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, समाज कल्याण विभाग है, ये वहाँ पर अपनी अहम भूमिकाओं को वहाँ पर निभाएंगे। मुझे शिकायतकर्ता कोई आता है, शिकायत दर्ज कराता है, तो क्या लगता है कितने समय में उसकी शिकायत का निवारण हो जाएगा? देखिए, अगर वहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो शिकायत जाएगी डायरेक्ट डिपार्टमेंट को, जो भी वहाँ पर विभाग आया है। इसके बाद अगर सपोज उन्होंने उसकी एक प्रतिलिपि हमें भी मांग की होती है, क्योंकि हम वहाँ के सारी प्रतिलिपियों को लेंगे, तो वो प्रतिलिपियों में फिर हम क्या करते हैं, हम अपने स्तर से भी संबंधित विभाग से पत्राचार करते हैं और कोशिश ये रहती है कि जो भी उधर से हमें जवाब आता है वो हम प्रार्थी को जरूर पहुँचाएँ। क्या उनकी समस्या का समाधान हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो हमारे पोर्टल्स पर रहता है। तो जैसे उसका निस्तारण हो जाता है, हम एक कन्वीनर का काम करते हैं। बेसिकली एक वो कड़ी कि अगर जिसको समाज कल्याण विभाग तक अपनी समस्या पहुंचानी है तो वहाँ तक पहुंचाएंगे, अगर उसे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई समस्या वहाँ, राजस्व विभाग है तो वहाँ, पुलिस विभाग है तो वहाँ। तो एक कन्वीनर का कार्य हमारा रहता है। मैम, अगर कानूनी प्रक्रिया हो तो उसके लिए क्या करेंगे? कानूनी प्रक्रिया के लिए CIM है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यहाँ पर है, और उससे पहले भी एक और है TLC, जिसे हम कहते हैं तालुक विधिक सेवा समिति या तहसील विधिक सेवा समिति। ये जो तहसील विधिक सेवा समिति होती है, ये हमारी आउटलाइन कोर्स होती है, जैसे हमारी रुड़की में एक है और एक लक्सर में है। तो वहाँ पर जो हमारे न्यायिक अधिकारीगण होते हैं, तो जो हमारे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारीगण होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं, और सचिव उसके जो जूनियर मोस्ट वहाँ पे अधिकारी होते हैं वो उसके सचिव होते हैं, जैसे JD कैटेगरी के जो होते हैं। तो अगर कोई समस्या ऐसी है, उन्हें विधिक सहायता चाहिए, तो उन्हें यहाँ भी आने की आवश्यकता नहीं है। वो तहसील विधिक सेवा समिति यानी रुड़की न्यायालय परिसर में पहुँच सकते हैं। हमारा वहाँ एक ऑफिस रहता है, वो प्रभार के रूप में जो हमारे न्यायिक अधिकारीगण हैं वो कार्य करते हैं। साथ ही साथ जैसे वहाँ पर जो CO महोदय हैं या तहसीलदार महोदय हैं, वो सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी तहसील विधिक सेवा समिति के। तो वो उनसे भी ये सारी जानकारियाँ विधि संबंधी कि कैसे उनको निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है वो ले सकते हैं। हमारा एक टोल फ्री नंबर है 15100। वो इस हेल्पलाइन नंबर पर कहीं भी देश के किसी भी कोने में बैठकर, अगर वो यहाँ बैठे हैं और उन्हें यूपी से संबंधित कोई जानकारी लेनी तो वो यहाँ से वहाँ डायरेक्ट करके भी ले सकते हैं। ये हमारे नालसा का टोल फ्री नंबर है जो कानूनी हेल्प लोगों को पहुँचाता है। मैं अब आती हूँ आपके दूसरे, हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो है हमारी आगामी 14 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत, जिसमें तमाम शमनीय प्रकृति के मामलों का, चाहे वो प्री लिटिगेशन मामले हों या पोस्ट लिटिगेशन, जो यानी कि वो मामले जो माननीय न्यायालयों में विचाराधीन हैं और वो शमनीय प्रकृति के यदि है तो उनका निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर हमारी राष्ट्रीय लोक अदालतों की बेंचों द्वारा अवार्ड के रूप में निस्तारण किया जाता है। इसमें इस बार MACT या जो MB एक्ट के मामले हैं उनको भी हम जो हमारे SP महोदय हैं उनके द्वारा जो भी नामित CO रैंक के जो ऑफिसर होंगे उनके साथ जिस भी व्यक्ति का चालान हुआ होगा उनका वो कर बातचीत करवा कर बैठाकर तो राज्य के पक्ष में वो जो भी कार्य होगा वो जाएगा, लेकिन वो भी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित हो जाएगा। तो ऐसे वो मामले होंगे। RTO संबंधी जो मामले हैं वो भी इसमें निस्तारित किए जाएंगे। हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हमारे बैंकों से संबंधित मामले, हमारे जितने प्री लिटिगेशन या डिपार्टमेंट वाइज जो है वो सभी मामले का निस्तारण यहाँ होगा। तो मेरा आह्वान है, मेरा लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो राष्ट्रीय लोक अदालत का भी ज़रूर लाभ लें और अपना जितने भी जो मामले हैं, हम कहते हैं कि बहुत समय लगता है न्यायालय प्रक्रिया में, तो ये एक सुलभ मौका होता है जिस समय जितने भी हमारे शमनीय प्रकृति के मामले हैं उनको हम आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करते हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन होती है दोनों पक्षों की। मैम, मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगी। आपने कहा हमारे जो न्यायालय है वो काफ़ी समय लगता है। अगर हम बात करें 2022 से लेकर अभी तक लगभग 5 करोड़ मामले जो है अभी तक हमारे न्यायालय में लंबित है।
जिनका कोई निस्तारण अभी तक नहीं किया, कई जो है वो विचाराधीन ही अभी पड़े हुए हैं। अगर बात करें 2024 की तो लगभग 8,000 से ज़्यादा वो मामले और बढ़ चुके हैं 5 करोड़ में। तो आपको क्या लगता है जो लोक सेवा अदालत आप लोग कर रहे हैं, जो मतलब मैंने शुरू किया है ये काम ताकि लोगों को उनकी समस्या का निवारण जल्द से जल्द मिल सके, उसका लाभ कितना मिलेगा? मैं आपको इसका जवाब सिर्फ इस बात से दे सकती हूँ कि जो हमारी पिछली लोक अदालत थी, जो मई में हुई थी, उसमें 10,000 मामलों का निस्तारण हमारे उत्तराखंड राज्य से हुआ था। तो वो जो 8,000 आप कह रहे हैं कि बढ़ गए थे, तो तब भी देखिए कि इन अदालतों के माध्यम से एक दिन में 10,000 मामलों का निस्तारण होगा। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी रिजल्ट अपडेट है। हम मानते हैं कि हमारे जनपद की बात क्यों करूँ, मैं पूरे देश की भी अगर बात करूँ तो ये बहुत बहुत जिसे कहते हैं जनसंख्या के साथ हमारा देश है, और वहाँ पर हमारी जो अदालतें हैं, या अगर हम कहें कि हम कोर्ट्स की भी बात करें तो एक न्यायालय के पास 3 से 4,000 मामले होते हैं। अगर हम हमारे हरिद्वार जनपद की बात करें तो हमारे जो माननीय सीधे महोदय होंगे, शायद उनके न्यायालय में भी 10-12 हज़ार मामले होंगे। तो ऐसे में पर इसमें कितने मामले ऐसे हैं जो शमनीय प्रकृति के हैं, कितने मामले ऐसे कि लोग जानकर न्यायालयों के डर से या जो भी उनको लगता है वो वहाँ आते नहीं हैं, एक खौफ रहता है जितना। लेकिन ये एक तरीका है, यहाँ पे जैसे हम आप बढ़ते हैं ऐसी अदालत आपके साथ बैठती है और मामलों का निस्तारण करती है। तो बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रीय लोक अदालत भी खासकर जो हमारी पेंडेंसी बढ़ाते हैं, जैसे चालान है, लाल पर्ची चालान के बारे में आपने सुना होगा कि नो पार्किंग का चालान है, वो चालान है, हाँ, लेकिन वो कितने सालों से पड़ा हुआ है, तो उसका निस्तारण इन लोक अदालत के माध्यम से हो सकता है। एक चीज़ आपने कही कि लोगों के अंदर न्यायालयों का डर है कहीं ना कहीं, तो लगता है कि इस चीज़ से वो डर कहीं ना कहीं दूर होता है हमेशा डर। देखिए, लोगों का डर न्यायालयों से नहीं होता, उन्हें लगता है कि अगर हम न्यायालय में जाएंगे तो एक लंबी प्रक्रिया है। देखिए, कोर्ट्स हमेशा प्रोसीजर एज पर लॉ ही कार्य करते हैं, और ऐसा नहीं है, कई बार कहते हैं कि अगर जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड है तो जस्टिस हरिड जस्टिस बरिड भी है। तो हमें इन दोनों को देखना होगा, और ये जो डर है ये लोक अदालत के माध्यम से मेरा मानना है कि जरूर जैसे कहते हैं ख़त्म होता है। तो आप आइए, ये देखिए कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जब मामलों का निस्तारण होता है और लोग लाभान्वित होकर, दोनों पक्ष खुश होकर जब जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही विन विन सिचुएशन होती है। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव, जिन्होंने बताया बहुउद्देशीय शिविर के बारे में। हम भी आशा करते हैं आप लोग वहाँ ज़रूर जाएं और जितने भी आपके जो परेशानियाँ हैं उसका हल वहाँ पर पाएं। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।